हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 131 के थर्ड ब्लॉक का 9th यूनिट कवर कर रहे हैं। इसका नाम है नागरिकता और ये इस यूनिट की फर्स्ट वीडियो है। तो इससे पहले मैं 8 यूनिट की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देखिए। यहाँ से हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस यूनिट का। तो नागरिकता क्या होती है? नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। जब भी कोई व्यक्ति किसी देश में रहता है तो उसको उस देश की नागरिकता लेना जरूरी होता है। जैसे कि हमारे भारत में अगर कोई भी व्यक्ति है उसको नागरिकता चाहिए तो उसको 5 साल तक हमारे देश में रहना पड़ेगा, तभी जाकर उसको नागरिकता मिलेगी। तो ये होती है नागरिकता। अब इसके बारे में हम शुरू से देखेंगे नागरिकता का अर्थ क्या होता है और नागरिकता की अवधारणा कहाँ से आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी राज्य में नागरिकता का मूल स्वरूप उस राज्य और समाज के साथ व्यक्ति के सामाजिक और राजनीतिक संबंधों के स्वरूप द्वारा निर्धारित होता है। मतलब सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर व्यक्ति उस किसी भी देश में रह रहा है और किसी राज्य में रह रहा है और किसी समाज में रह रहा है तो उसके उस तरह से किस तरह के संबंध हैं, यानी कि राजनीति में वो भाग ले रहा है या नहीं ले रहा है, सामाजिक तौर पर उसके किस तरह से संबंध है, यानी राजनीति में भाग लेने से मतलब यानी कि वो वोट दे रहा है या नहीं। अगर वो वोट देगा तभी उसको मान्यता मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। व्यक्ति को अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों का बोध होता है और यही बोध उसे उस राज्य की नागरिकता का एहसास कराता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, इसी लैंग्वेज में लिखा है। ग्रीस वासियों के समय से लेकर पिछले 2500 वर्षों में राजनीतिक और दार्शनिक साहित्य में नागरिकता की अवधारणा परिवर्तित और विकसित होती रही। मतलब नागरिकता की जो अवधारणा है वो ग्रीस से लेकर यानी कि 2500 वर्षों में परिवर्तित होती रही है। तभी राजनीतिक और दार्शनिक साहित्य में हमेशा उसमें परिवर्तन होता रहा है। अरस्तु ने कहा है कि नागरिकता का स्वरूप एक ऐसा प्रश्न है जिस पर प्रायः विवाद उठते रहे हैं और किसी एक परिभाषा पर आम सहमति नहीं है। तो ये अरस्तु का कहना है कि नागरिकता में हमेशा नागरिकता के जो नाम है नागरिकता पर हमेशा विवाद उठते रहे हैं और कभी भी नागरिकता की कोई एक परिभाषा नहीं हुई है, किसी भी एक परिभाषा पर आम सहमति नहीं हुई है। ब्लैक वेल विश्व कोश में इसे राज्य की पूर्ण और उत्तरदायी सदस्यता की संज्ञा दी जाती है। मतलब जब भी कोई राज्य किसी भी व्यक्ति को सदस्यता देता है पूरी तरह से उत्तरदायी, अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी है और राज्य द्वारा उसको पूरी तरह से सदस्यता मिल गई है तो तब उसे ही नागरिकता कहा जाता है। तो ये हमारा ब्लैक वेल विश्व कोश जो है उसके द्वारा ये बताया गया है। नागरिकता का सरल अर्थ है राज्य में राजनीतिक समुदाय में भरपूर सहभागिता। जो अभी मैंने बताया, राजनीतिक समुदाय में पूरी तरह से सहभागिता होनी चाहिए, वही इस और तभी नागरिकता मिल पाती है किसी भी व्यक्ति को, यानी कि उसको वोट देने चाहिए और हर तरह के जितने भी राजनीतिक मामले हैं उसके पास उस देश के मतलब उसके पास देश के लिए रहने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, यानी कि आई कार्ड कह रही हूँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज उसी राज्य की होनी चाहिए जिस राज्य में वो रह रहा है, जिसकी उसको नागरिकता चाहिए। आधुनिक राष्ट्र राज्यों में सहभागिता का अर्थ वैधिक सदस्यता नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत चुनावों में भाग लेने और वैधिक शासन के अधीन रहने से भी है। जो भी मैंने बताया, मताधिकार में भाग लेने, चुनाव में भाग लेने और जो मताधिकार के द्वारा चुनाव में भाग लिया जाता है वो, और वैधिक शासन के अधीन रहने से भी नागरिकता का अर्थ है। आधुनिक काल में नागरिकता की अवधारणा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षमता की अवधारणाओं, सामाजिक कल्याण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। हीटर के अनुसार नागरिकता की अवधारणा प्राचीन यूनान में व्यक्तियों की हैसियत में विभेदीकरण के साथ साधन के रूप में पनपी, जबकि आधुनिक काल में ये उनकी हैसियत में समानता लाने का साधन है। मतलब प्राचीन काल में यानी कि प्राचीन काल में जो यूनान था, यूनान में व्यक्ति की क्या हैसियत होती थी, उसके विभेदीकरण के एक साधन के रूप में नागरिकता उभरी थी। लेकिन वर्तमान में नागरिकता को समानता के तौर पर देखा जाता है। किसी भी व्यक्ति की क्या समानता है, समाज में क्या हैसियत है और समानता के तौर पर उसकी क्या हैसियत है, तो इसके रूप में देखा जाता है। उनके अनुसार आधुनिक नागरिकता के मूल तत्व राजनीतिक सहभागिता, सामाजिक एवं कल्याणकारी अधिकार, सांप्रदायिक अस्मिता और नागरिक दायित्व हैं। तो नागरिक बनने के जो मूल तत्व हैं या फिर नागरिक बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, तो ये उन्होंने बताया। किसने बताया? हीटर ने बताया कि नागरिक बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए। तो राजनीतिक सहभागिता, राजनीति में उसे भाग लेना चाहिए। सामाजिक एवं कल्याणकारी अधिकार, उसके पास सामाजिक और कल्याणकारी अधिकार होने चाहिए। सांप्रदायिक अस्मिता और नागरिक दायित्व, उसके पास नागरिकों के जो दायित्व होते हैं वो भी होने चाहिए। और सांप्रदायिक अस्मिता
यानी संप्रदाय में उसका उच्च स्थान होना चाहिए, उसको मान्यता दी जानी चाहिए संप्रदाय द्वारा, अस्मिता का मतलब। फिर इसके बाद नागरिकता की परिभाषा। तो नागरिकता की बहुत सारी परिभाषाएं हैं और किसी भी परिभाषा पर जो विद्वान है उनकी आम सहमति नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारी, मैं सारी नहीं पढ़ूंगी, एक दो पढ़ दूंगी बस। ये लॉस्की की पढ़ देती हूँ। लॉस्की ने कहा है कि नागरिक से आशय उस व्यक्ति से है जो संगठित समाज का समुदाय मात्र ही नहीं बल्कि वह संगठित समाज के आदेशों का वाहक एवं कर्तव्यों का स्वाभाविक पालन भी करता भी होता है या फिर करता भी हो। तो इसमें ये बताते हैं कि नागरिक से या फिर नागरिकता से मतलब ये नहीं है किसी भी व्यक्ति की नागरिकता, यानी कि कोई भी नागरिक है अगर किसी देश का, किसी राज्य का, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वह केवल समाज में रह रहा है बस वो नागरिक बन गया है। नागरिक वो तभी बनेगा जब वो समाज के आदेशों का पालन करेगा, कर्तव्यों का पालन करेगा, स्वाभाविक रूप से पालन करेगा, तब वो नागरिक कहलाएगा। अरस्तु कहते हैं एक नागरिक वह है जिसे राज्य के शासन में कुछ भाग प्राप्त हो और जो राज्य द्वारा प्रदान किए गए सम्मान का उपभोग करता हो। सॉरी, उपयोग होगा, ये उपभोग नहीं होगा, उपयोग करता हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये भी मैंने ऊपर समझा दिया है। अब ये बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने दे रखी है। जो हमारी ये जो परिभाषा आती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम पेपर में परिभाषाएं लिख कर आते हैं तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। जो मार्क्स कट रहे होते हैं ना फिर वो नहीं करते, क्योंकि जो ये किसी भी चैप्टर में जो परिभाषाएं वगैरह अगर हम लिख देंगे किसी भी, क्योंकि अवधारणाओं वाले हमें हमारी जो बुक है अवधारणाओं वाली है, तो अगर हम इन अवधारणाओं में परिभाषाएं लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, तो हमें इसके मार्क्स मिल जाते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आपको जो भी अच्छी लगे, जो भी डेफिनेशन अच्छी लगे आप वो कर लीजिएगा। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर कर लीजिएगा। लॉस्की के अनुसार, मैं एक और लॉस्की की बता देती हूँ, छोटी सी है ये। अपनी शिक्षित बुद्धि को लोक हित के लिए प्रयुक्त करना ही नागरिकता है। मतलब हमारे पास जितनी बुद्धि है उसको हम लोक हित के लिए, जो जनता है, समाज है, उसके कल्याण के लिए हम किस तरह से यूज कर रहे हैं उसका, वही हमारी नागरिकता कहलाती है। नागरिकता की विशेषता, तो नागरिकता की क्या क्या विशेषताएं होती है? 5 विशेषताएं हैं, आई थिंक, हाँ 5 ही है इसमें। तो मैं बताती हूँ। नागरिकता की प्राप्ति राज्य में ही हो सकती है, मतलब जब कोई व्यक्ति राज्य में रहेगा तभी उसको नागरिकता मिल सकती है, ये इसकी पहली विशेषता है। नागरिकता का आशय राजनीतिक समुदाय के राजनीतिक सामाजिक जीवन में सहभागिता से, मतलब जब कोई व्यक्ति राजनीतिक और सामाजिक जीवन में या फिर समाज में भाग लेता है तो तभी उसको नागरिकता मिलती है, यही नागरिकता का मतलब होता है। नागरिक होने के नाते व्यक्तियों का कतिपय अधिकार व कर्तव्य प्राप्त होते हैं। व्यक्तियों को कुछ अधिकार और कर्तव्य भी प्राप्त होते हैं अगर वो किसी राज्य का या फिर राष्ट्र का नागरिक होता है। नागरिक वह है जो राज्य में मत दे सकता है तथा विभिन्न राजनीतिक पदों पर नियुक्त होने का अधिकारी हो या फिर नियुक्त हो सके, तो ये नागरिकता हो जाएगी। इसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं, तो नागरिकता के कुछ कर्तव्य भी होते हैं। अब नागरिकता बनने की जो शर्तें होती हैं वो है, पहली शर्त है इसकी राज्य की सदस्यता। किसी भी व्यक्ति के पास राज्य की सदस्यता होनी चाहिए। नागरिक बनने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति राज्य का सदस्य हो। राज्य की सदस्यता नागरिकता की पहली शर्त है और इसके बिना नागरिकता का कोई अर्थ नहीं है। ये मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ। अभी सदस्यता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब कोई सदस्य होगा तभी उसको नागरिकता मिलेगी। तो राज्य का सदस्य होना चाहिए। राज्य का सदस्य बनने के लिए उसको क्या क्या करना चाहिए? उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, उसको राजनीति में भाग लेना चाहिए। और अभी यहाँ पर भी बताया मैंने, राजनीति में भाग लेना चाहिए और कोई उच्च या फिर किसी भी सरकारी पद पर उसको अधिकारी होना चाहिए। तो ये हमारा, उसको नागरिकता मिल जाएगी। अगर वो सरकारी किसी पद पर आसीन होगा तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। फिर दूसरा है राज्य द्वारा सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करना। तो राज्य द्वारा जब कोई व्यक्ति राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर एक्टिव होगा, राज्य में वो राजनीति में और समाज में भाग लेगा, कर्तव्यों का पालन करेगा, तो उसको राज्य द्वारा सामाजिक और राजनीतिक अधिकार भी प्रदान किए जाएंगे। तो वही है नागरिकता की दूसरी शर्त। जीवन का अधिकार जैसे कुछ सामान्य अधिकार तो राज्य में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। जीवन का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो हर व्यक्ति को प्राप्त है। यानी कि अगर हमारे भारत देश में कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर रहने लगा है, अब उसको नागरिकता नहीं मिली है, लेकिन अगर वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोका जाएगा, क्योंकि उसके पास भी जीवन जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि भी किसी दूसरे देश है तो करने दो उसको सुसाइड, मर जाने दो उसको, ऐसा नहीं होगा। उसके पास भी जीवन जीने का अधिकार है और इसको भी रोका जाएगा। और अगर वो कोई गलत, मतलब सुसाइड करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको भी पनिशमेंट दी जाएगी, उसको भी दंड दिया जाएगा उसका,
ये तो अधिकार हर किसी के पास होते हैं। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं भारत के भी और सभी कंट्री के कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो कोई भी अगर हमारी कंट्री में आ जाए रहने लगे कुछ टाइम के लिए तो उसको भी दिए जाते हैं वो अधिकार। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे होते हैं, कुछ अधिकार जो सिर्फ केवल राज्य के नागरिक को ही दिए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे नागरिक और राजनीतिक अधिकार भी होते हैं जो राज्य के द्वारा केवल अपने नागरिकों को ही प्रदान किए जाते हैं, जो अभी मैंने बताया। तो राज्य द्वारा नागरिकों को कौन से अधिकार प्रदान किए जाते हैं? जिस व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है उसे वो अधिकार प्रदान किए जाते हैं जो अभी मैं बताऊंगी। विचार और भाषा की स्वतंत्रता, सम्मेलन और संगठन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मताधिकार। तो ये सारे अधिकार जो हैं ये उस व्यक्ति को दिए जाते हैं जिसको किसी भी राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है। वो कहीं पर भी भाषण दे सकता है, अपने विचार प्रकट कर सकता है, सम्मेलन बना सकता है, संगठन बना सकता है, उसके पास संपत्ति भी हो सकती है। संपत्ति भी होगी जब वो नागरिक होगा तो रहने के लिए उसके पास जगह होगी तो संपत्ति भी हो सकती है और मताधिकार, उसके पास वोट देने का अधिकार भी होगा। तीसरी शर्त है कि राज्य के प्रति भक्ति। तो कोई भी व्यक्ति जब उस व्यक्ति को किसी भी राज्य की नागरिकता चाहिए तो उसको अपने राज्य के प्रति भक्ति से मतलब अपने राज्य के प्रति अपना जो एक तरह से कह सकते हैं उसको अपने राज्य के प्रति निष्ठावान रहना होगा। नागरिक द्वारा राज्य के कानूनों का पालन करने के अलावा राज्य के प्रति विशेष भक्ति रखनी चाहिए। मतलब कानूनों का पालन करने के साथ साथ राज्य के प्रति भक्ति रखनी चाहिए, निष्ठा रखनी चाहिए, एक तरह से राज्य को पूजना चाहिए, ये है इसका मतलब। विशेष भक्ति का मतलब है कि व्यक्ति राज्य के अस्तित्व की रक्षा और उसकी प्रगति के लिए सदैव ही संघर्ष सहर्ष प्रत्येक प्रकार का त्याग करने को तत्पर रहे। मतलब राज्य की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे, राज्य की प्रगति के लिए तत्पर रहे। तो ये राज्य की जो नागरिकता है उसकी शर्तें हो गई। पहली शर्त है इसकी राज्य की सदस्यता, दूसरी राज्य द्वारा सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करना और तीसरी राज्य के प्रति भक्ति। तो अब इसमें ये बताया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसका नागरिकता की प्राप्ति। तो नागरिकता की प्राप्ति किसी भी व्यक्ति को किस तरह से प्राप्त हो जाती है नागरिकता, वो है प्रमुख रूप से निम्न आधारों पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि विवाह, कोई भी व्यक्ति है उसकी शादी हो जाती है। ज्यादातर जनरली लड़कियों के साथ ही ऐसा होता है, जब वो लड़कियां शादी करके दूसरे कंट्री में या फिर दूसरी जगह पर चली जाती हैं तो उनको उसी जगह की नागरिकता मिल जाती है क्योंकि उनका पति वहीं पर ही रह रहा होता है। तो उसमें बताया जा रहा है यदि किसी देश की स्त्री दूसरे देश के पुरुष के साथ विवाह कर ले तो स्त्री को अपने पति के देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ज्यादातर देशों में यही नियम प्रचलित है, लेकिन जापान में ऐसे नियम प्रचलित हैं कि यदि किसी अन्य देश का पुरुष जापान की नारी से विवाह कर ले तो पुरुष को भी जापान की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जब ये जो नागरिकता है खुद ही मिल जाती है ऐसे लोगों को। जैसे कि कोई लड़की है उसकी शादी किसी दूसरे देश के पुरुष से हो गई है तो उसको उसकी नागरिकता मिल जाएगी। ऐसा कानून सारे ज्यादातर देशों में माना जाता है, ऐसा कानून ज्यादातर देशों में है। लेकिन जापान में ये कानून है कि अगर कोई जो लड़की है वो जापान की है और वो किसी दूसरे देश के पुरुष से शादी कर लेती है तो उस पुरुष को जापान की नागरिकता मिल जाएगी। ये जापान का कानून है। तो इसमें जो नारियां होती हैं उनको खुद ही अपने जो उनके पति का जो देश होता है उसकी नागरिकता उन्हें प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है। दूसरा है निश्चित निवास। मतलब जब कोई भी व्यक्ति किसी देश में परमानेंटली रहने लगता है, बहुत सालों तक रहने लगता है तो फिर उसको नागरिकता खुद ही मिल जाती है। ये उसको जरूरत नहीं होती फिर कि हमें नागरिकता मिले, कुछ ऐसा काम करे, तो उसको नागरिकता खुद ही मिल जाएगी जब वो परमानेंटली कहीं पर रहेगा। तो सामान्यतः सभी देशों में ऐसा नियम है कि राज्य के अंदर निश्चित अवधि तक निवास करने पर विदेशी अपने पहले देश की नागरिकता को यदि किसी व्यक्ति के द्वारा देशद्रोही सेना से भागना या दूसरा कोई गंभीर अपराध किया जाए तो ये अपराध भी नागरिकता की सॉरी इसके आगे का नहीं है, इसके आगे का शायद छूट गया है। ये मैं यहाँ पर ही इतना फिनिश हो जाएगा कि जो पहले देश की नागरिकता है उसको वो त्यागनी पड़ जाएगी और जो जिस देश में वो रह रहा है वो उसको उस देश की नागरिकता फिर प्राप्त हो जाएगी। जब वो अपने पहले देश की नागरिकता त्याग देगा तो उसको उस देश की नागरिकता मिल जाएगी। तो गाइस यहीं पर वीडियो फिनिश करते हैं। 14 मिनट की वीडियो हो गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।